नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले डालेंगे एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से किया देश को संबोधित। कहा, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट। ऑपरेशन सिंदूर देश के संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में मिल रही सफलता से गढ़चिरौली से लेकर दंतेवाड़ा में आ रहे सकारात्मक परिवर्तनों का किया जिक्र। कहा, माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात। शिक्षा और खेल दोनों में ही बच्चे कर रहे हैं कमाल। मन की बात में पीएम मोदी ने योग, आयुर्वेद और फिटनेस पर की बात। प्रधानमंत्री ने कहा, योग और आयुर्वेद ने लोगों के जीवन जीने का तरीका बदला। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक जारी। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के विजन पर चर्चा। और रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन रवाना। फ्रांस समेत 6 यूरोपीय देशों का करेंगे दौरा। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कतर। शशि थरूर के दल ने न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए और इस लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य ने देशवासियों में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ मन की बात की। अपने संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेनाओं के पराक्रम का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि देश के संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। उन्होंने कहा, इस सफलता ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की बड़ी ताकत थी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में माओवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, माओवाद प्रभावित इलाकों में अब बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद लोग अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में कहा है कि माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे माओवाद हिंसा प्रभावित गांव का जिक्र किया जहां पहली बार बस पहुंची है।
जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी। काटेजरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। इन इलाकों में शिक्षा और खेल दोनों में ही बच्चे कमाल कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर पूर्व का सामर्थ्य और प्रतिभा वाकई अद्भुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सिक्किम के क्राफ्टेड फाइबर्स की बुनाई की कला से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि उत्तर पूर्व में अपार सामर्थ्य और प्रतिभा है। उन्होंने सिक्किम के क्राफ्टेड फाइबर्स का जिक्र करते हुए कहा कि ये परंपरा बुनाई की कला और फैशन का समन्वय है। नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। वहां का सामर्थ्य, वहां का टैलेंट वाकई अद्भुत है। मुझे एक दिलचस्प कहानी पता चली है क्राफ्टेड फाइबर्स की। क्राफ्टेड फाइबर्स ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है। प्रधानमंत्री ने क्राफ्टेड फाइबर्स को नया आयाम देने वाले डॉक्टर चेवांग नूरबू भूटिया को सिक्किम की संस्कृति का सच्चा ब्रांड एम्बेसडर बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग बुनाई की कला का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। गांवों के बुनकर, पशुपालक और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको जोड़कर डॉक्टर भूटिया ने रोजगार के नए रास्ते बनाए हैं। आज स्थानीय महिलाएं और कारीगर अपने हुनर से अच्छी कमाई कर रहे हैं। क्राफ्टेड फाइबर्स के शॉल, स्टॉल, दस्ताने, मोजे सब लोकल हैंडलूम से बने होते हैं। इसमें जो ऊन का इस्तेमाल होता है वो सिक्किम के खरगोशों और भेड़ों से आता है। रंग भी पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ प्रकृति की रंगत। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब परंपरा को पैशन से जोड़ा जाता है तो वो दुनिया में एक नई पहचान के रूप में सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में योग, आयुर्वेद और फिटनेस पर विस्तार से बात की है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम ने कहा कि योग लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल रहा है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि इस बार भी
हमारे युवा साथी देश की विरासत से जुड़ी आइकॉनिक प्लेसेस पर योग करने वाले हैं। कई युवाओं ने नए रिकॉर्ड बनाने और योग चेन का हिस्सा बनने का संकल्प लिया है। हमारे कॉरपोरेट्स भी इसमें पीछे नहीं है। कुछ संस्थानों ने ऑफिस में ही योग अभ्यास के लिए अलग स्थान तय कर दिया है। कुछ स्टार्टअप्स ने अपने ऑफिस योग अवर्स तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग के साथ ही आयुर्वेद भी अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। WHO के डायरेक्टर जनरल और मेरे मित्र तुलसी भाई की मौजूदगी में एक MOU साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के साथ ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस के तहत एक डेडिकेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल पर काम शुरू हो गया है। इस पहल से आयुष को पूरी दुनिया में वैज्ञानिक तरीके से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। बच्चे देश के भविष्य की नींव हैं, जिस पर मजबूत और विकसित भारत की बुलंद इमारत टिकी है। ऐसे में बच्चों में बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली की आदतें डालना चाहिए। लेकिन अब कुछ स्कूलों में शुगर बोर्ड भी लगाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड नहीं, शुगर बोर्ड। CBSE की इस अनोखी पहल का उद्देश्य है बच्चों को उनके शुगर इंटेक के प्रति जागरूक करना। कितनी चीनी लेनी चाहिए और कितनी चीनी खाई जा रही है, ये जानकर बच्चे खुद से ही हेल्दी विकल्प चुनने लगे हैं। ये एक अनोखा प्रयास है और इसका असर भी बड़ा पॉजिटिव होगा। आखिरकार सेहत है तो सब कुछ है। फिट इंडिया ही स्ट्रॉन्ग इंडिया की नींव है। इसलिए देश दुनिया में योग और फिटनेस के प्रति बढ़ता क्रेज निश्चित तौर पर एक सुखद संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आज पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में शहद उत्पादन का जिक्र किया। पीएम मोदी ने संबोधन में विश्व मधुमक्खी दिवस को जगह देते हुए कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि शहद सिर्फ मिठास नहीं है, ये स्वास्थ्य, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का भी उदाहरण है। बीते 11 वर्षों में भारत के मधुमक्खी पालन में क्रांति आई है। शहद सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि सेहत, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में भारत में एक स्वीट रिवॉल्यूशन हुआ है। आज से 10-11 साल पहले भारत में शहद उत्पादन एक साल में करीब 70-75 हजार मैट्रिक टन होता था। आज ये बढ़कर करीब 1.25 लाख मैट्रिक टन के आसपास हो गया है। यानी शहद उत्पादन में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। हम हनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में दुनिया के अग्रणी देशों में आ चुके हैं। साथियों, इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की बड़ी भूमिका है। इसके तहत मधुमक्खी पालन से जुड़े हजारों किसानों को ट्रेनिंग दी गई, उपकरण दिए गए और बाजार तक उनकी सीधी पहुंच बनाई गई। साथियों, ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखता, ये गांव की जमीन पर भी साफ नजर आता है। की संख्या में आई बढ़ोतरी की भी बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि शेरों की संख्या में हुई वृद्धि बहुत ही ज्यादा उत्साहित करने वाली है। पिछले केवल 5 वर्षों में गुजरात के गीर में शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई है। 674 से 891। लायन सेंसस के बाद सामने आई शेरों की ये संख्या बहुत उत्साहित करने वाली है। एशियाटिक लायन की आबादी में बढ़ोतरी ये दिखाती है कि जब समाज में ओनरशिप का भाव मजबूत होता है तो कैसे शानदार नतीजे आते हैं। कुछ दशक पहले गिर में हालात बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। वहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अपनाया गया। इसी दौरान गुजरात ऐसा पहला राज्य बना जहां बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर
महिलाओं की तैनाती की गई। आज हम जो नतीजे देख रहे हैं उसमें इन सभी का योगदान है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे ही हमेशा जागरूक और सतर्क रहना होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। बैठक में 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के साथ पारित हुआ और इस दौरान सेना और सरकार की प्रशंसा की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर एकनाथ शिंदे ने एनडीए की बैठक में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आम भारतीयों को नया आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दिया है। केंद्र सरकार की नीति, सेना की शौर्य और पीएम मोदी के साहस ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की शांति यात्रा में बाधा डालने वालों को करारा जवाब है। वहीं बैठक में मोदी सरकार द्वारा जनगणना में जाति जनगणना कराए जाने के ऐतिहासिक फैसले पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। मोदी सरकार के फैसले को प्रस्ताव में ऐतिहासिक बताया गया है। जाति जनगणना को वक्त की मांग बताते हुए मोदी सरकार के फैसले की सराहना की गई। बैठक में एनडीए द्वारा शासित सभी 20 राज्यों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के साथ पारित हुआ है। इस दौरान सेना और सरकार की प्रशंसा भी की गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर एकनाथ शिंदे ने एनडीए की बैठक में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आम भारतीयों को नया आत्मविश्वास दिया है, नया आत्मसम्मान दिया है। केंद्र सरकार की नीति, सेना की शौर्य और प्रधानमंत्री मोदी के साहस ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की शांति यात्रा में बाधा डालने वालों को करारा जवाब है। तो वहीं इस बैठक में मोदी सरकार द्वारा जो जाति जनगणना का फैसला लिया गया है, उसे भी ऐतिहासिक फैसले को, उस पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, क्या कुछ अपडेट? कई ऐतिहासिक फैसले और उन पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है ये सुबह 10 बजे शुरू हुई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बैठक लगातार चल रही है, जिसमें अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। जाति जनगणना कराने का जो निर्णय भारत सरकार ने लिया है, जो कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई है, इसमें केंद्र सरकार के इस फैसले की जोरदार सराहना की गई है। यह बताने की कोशिश की गई है कि केंद्र सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है और इस पर कहीं ना कहीं जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब तारीफ जो है वो मिल रही है। और हम जानते हैं कि जो सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाली जो पार्टियां हैं, जो सोशल जस्टिस की बात करती रही हैं, वो पार्टियां लगातार सरकार पर आक्रामक थी इस बात को लेकर कि जातीय जनगणना कराई जाए। और ऐसे में भारत सरकार ने ये फैसला कर कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को मुंह बंद करने का काम किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो देश के ताजा हालात हैं, उन ताजा हालातों का भी जिक्र किया गया है और सेना
सेना और सरकार की पुरजोर जो है वो तारीफ की गई है इस बैठक में। साथ ही जो जातीय जनगणना के सवाल पर मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार की पीठ थपथपाई गई है, सरकार की सराहना की गई है और सेना और सरकार की ये जो पाकिस्तान के साथ जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर सेना की भी जोरदार तारीफ की गई है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है। राजेश, क्या बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव पर भी विचार विमर्श होगा और इस पर भी चर्चा की जाएगी? देखिए, जब ये तमाम लोग इकट्ठा होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बातें होती हैं और बातों में जो चुनाव से संबंधित जो राज्य होते हैं उन पर भी चर्चा की जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं, तो लिहाजा बिहार की जो योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में बिहार जा भी रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर बिहार जो है वो केंद्र में रहेगा। लेकिन आज की जो बैठक है, इस बैठक में कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है वो एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है। जातीय जनगणना और सेना जो है, सेना की पीठ लगातार थपथपाने की कोशिश की जा रही है और जो सरकार की नीतियां हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भारत सरकार ने बिल्कुल राजेश, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये बैठक जो है ना केवल सरकार के सुरक्षा दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हुई नजर आ रही है, बल्कि सुशासन और सामाजिक न्याय और राजनीतिक दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। देखिए, निश्चित तौर पर और भारत सरकार, हम जानते हैं कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी, उस वक्त से ही प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और आतंकवाद के सवाल पर जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो शक्तियां कोशिश करेंगी, जिनके नापाक जो मंसूबे हैं उनको चकनाचूर किया जाएगा। और उसमें आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किस तरीके से आतंकवादियों ने जो सर उठाने की कोशिश की थी उसको कैसे नस्तनाबूद करने की कोशिश की गई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो भारत सरकार का जो अपना पक्ष रखा है, जो पक्ष था, उस पक्ष को इस बैठक में रखने की कोशिश की गई है। और आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुल्क के लोगों के लिए आतंकवाद एक बड़ी चुनौती और बड़ी समस्या रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत सरकार ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की है, उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का सिर जो है वो पूरा दुनिया भर के मुल्क में जो है वो ऊंचा हुआ है। और आपने देखा कि डेलीगेशन भेजकर दुनिया भर के मुल्कों में भारत के जो सांसद हैं, भारत के जो प्रतिनिधि हैं, वो जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक है, ये बैठक चल रही है और इस बैठक में आतंकवाद, जातीय जनगणना जैसे जो मुद्दे हैं उन पर जोरदार चर्चा चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये तमाम इनपुट साझा करने के लिए। आगे भी आपसे संपर्क करते रहेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO BVR सुब्रमण्यम ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक के बाद मीडिया से कहा कि भारत में आर्थिक माहौल अनुकूल है। उन्होंने बताया कि आज के समय भारत 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से अर्थव्यवस्था के मामले में बड़े हैं। Theme of the meeting itself and the first item in the agenda was Viksit Rajya for Viksit Bharat. Viksit Bharat Hetu Viksit Rajya. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. तो आइए देखते हैं कि भारत
आखिर कैसे बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? तो सबसे पहले मजबूत घरेलू मांग जो है इसकी बड़ी वजह साबित हुई है कि ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मजबूत घरेलू मांग है जिसको अनुकूल जनसांख्यिकी रुझान से एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। नीतिगत सुधारों की इसमें काफी बड़ी भूमिका रही है और इस प्रकार से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता हुआ भारत तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत निरंतर 6 से 7 की वार्षिक वृद्धि दर का आंकड़ा बनाए रखने में कामयाब रहा है। वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों की जो चुनौतियां हैं उनको भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने लिए आपदा में अवसर की तरह उपयोग किया, यानी कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन का भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है। और अब देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने का क्या कुछ प्रभाव होगा। तो आपको बता दें कि G20 और IMF जैसे मंचों पर भारत का कद जो है वो बढ़ जाएगा। FDI में और ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। वैश्विक प्रभाव जो है वो इसके ऐसे होंगे। इकोनॉमिक लीडरशिप की बात की जाए तो इस दिशा में एक बड़ा कदम हम इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ बात करें कि अगर रोजगार की, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी सुधार देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं की मांग में जो है वो वृद्धि देखने को मिलेगी। तो वैश्विक प्रभाव इसके सकारात्मक नजर आएंगे। और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारत का एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल रविवार से गुयाना का दौरा करेगा और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का संदेश दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर देगा। अपने गुयाना दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल गुयाना के नेतृत्व और मीडिया, भारतीय समुदाय और प्रवासी समुदाय तथा गुयाना में भारत के मित्रों के प्रमुख वार्ताकारों के साथ बातचीत करेगा। ये दौरा भारत के एकजुटता और भाईचारे के मजबूत संदेश के साथ साथ आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के सामूहिक संकल्प को रेखांकित करेगा। प्रतिनिधिमंडल 25 मई को बर्बिस में गुयाना की सरकार द्वारा आयोजित 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होगा। प्रतिनिधिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा में से सरफराज अहमद, तेलुगु देशम पार्टी से गणपति हरीश मधुर बालयोगी, भारतीय जनता पार्टी से शशांक मणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी से ही भुवनेश्वर कलिता, शिवसेना से मिलिंद देवड़ा, भारतीय जनता पार्टी से तेजस्वी सूर्या और अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके तरनजीत संधू शामिल हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।